नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 1 अगस्त 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। दोस्तों, आज की खबरें और वीडियो के लास्ट में कवर होने वाले मजेदार फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चलिए पहले बात करते हैं आज के वीडियो के की अट्रैक्शंस की, यानी कि उन संस्थाओं और योजनाओं की जिनका जिक्र आज के वीडियो में आया है। हमारे आज के वीडियो में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन तथा प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी संस्थाओं और योजनाओं का जिक्र आया है, जिसे मैंने स्लाइड्स में ही अलग कलर में हाईलाइट कर दिया है। तो इनके बारे में जानने के लिए आप वीडियो की स्लाइड्स को ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार कोविड के दुष्प्रभाव के कारण ऋणों को रीडिस्ट्रीब्यूट करने की उद्योग की मांग के बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम कर रही है। वित्त मंत्री कल फिक्की की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग की बैठक को संबोधित कर रही थी। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि बैंक आपात ऋण सुविधा के अंतर्गत आने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण देने से इनकार नहीं कर सकते और अगर इसका कहीं उल्लंघन होता है तो इसकी जानकारी सरकार को दी जानी चाहिए। सरकार ने इन एमएसएमईज के लिए आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना शुरू की गई है। तो सरकार ने कहा कि अगर कोई बैंक इनको ऋण देने से मना करता है तो इसके बारे में सरकार को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। वे इस क्षेत्र को आपात ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने में आ रही कठिनाइयों के बारे में फिक्की सदस्यों की चिंता पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही थी। उद्योग जगत की आपात ऋण आवश्यकताओं से निपटने के लिए एक संस्थान बनाने के सुझाव पर वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार देश में विकास वित्त संस्थान बनाने के प्रस्ताव पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे संबंधित योजनाओं को अंतिम रूप देने के बाद ब्यौरा साझा किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल और अन्य उत्पादों पर जीएसटी की दरें कम करने का जो निर्णय है वो जीएसटी जो काउंसिल है उसके द्वारा लिया जाएगा। लगातार चौथे महीने में देश की 8 प्रमुख जो ढांचागत उद्योग है हमारे, उनके उत्पादन में गिरावट दर्ज हुई और जून के दौरान इनमें 15% का नुकसान देखा गया। इस साल मई के दौरान ढांचागत क्षेत्र के उत्पादन में 22% की गिरावट दर्ज हुई, जबकि पिछले साल जून में इन क्षेत्रों में के उत्पादन में 1.2% की बढ़त दर्ज की गई थी। तो अभी लॉकडाउन के चलते कह लीजिए इसका एक ये कारण रहा है। अप्रैल से जून तिमाही के दौरान इस क्षेत्र के उत्पादन में 24.6% की गिरावट रही, जबकि पिछले साल की समान अवधि में 3.4% की बढ़त दर्ज हुई थी। देश के जो सकल औद्योगिक उत्पादन है हमारा जीडीपी जो है, उसमें इन 8 उद्योगों की 40.3% की हिस्सेदारी है। इनमें मतलब आपके कोयला, बिजली, सीमेंट, स्टील वगैरह आते हैं। तो इनकी टोटल 40.3% टोटल जीडीपी में हिस्सेदारी रहती है। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एआईसीटीई के स्मार्ट इंडिया हैकाथन को संबोधित करेंगे। श्री मोदी इस मौके पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है उस पर भी एक बयान देंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी थी। शिक्षा नीति से स्कूली और उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में व्यापक और क्रांतिकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ है और यह 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेगी। बढ़ते आगे। केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि कमर्शियल जो कोल माइनिंग है उससे छत्तीसगढ़ में प्रगति और विकास का नया युग शुरू होगा। अपनी छत्तीसगढ़ यात्रा के दौरान श्री जोशी ने कहा कि इससे राज्य में रोजगार के लगभग 60,000 के आसपास नए अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि वाणिज्यिक कोयला खनन से राज्य में कम से कम 4,400 करोड़ रुपए का राजस्व प्रतिवर्ष आएगा और कम से कम 2,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त रूप से मिलेंगे। उन्होंने बताया कि वाणिज्य जो कमर्शियल कोल माइनिंग है उससे विभिन्न जिला खनिज संस्थानों को लगभग 25 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिसका इस्तेमाल कोयला खनन क्षेत्रों के आसपास के एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्रीय आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल किफायती किराया आवासीय परिसर नॉलेज पैक का लोकार्पण किया। इसमें देश में शहरी प्रवासियों का आवास सुगम बनाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ किए गए समझौता ज्ञापन भी शामिल हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को पहले इस महीने की शुरू में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक सब प्रोजेक्ट के तौर पे अप्रूव किया था। हमारी 9 जुलाई वाली वीडियो में इस बात को कवर किया गया था। इसका उद्देश्य शहरी गरीबों और प्रवासी श्रमिकों को आवास उपलब्ध कराना है। ARHC जो है वो योजना देश में 2 रूपों में लागू होगी। पहले रूप में सरकार द्वारा वित्त पोषित मकानों को अगले 25 साल के लिए निजी सरकारी भागीदारी के तहत ARHC में बदला जाएगा। दूसरे रूप में ARHC में आवासीय भवनों का निर्माण किया जाएगा और इनका संचालन अगले 25 सालों तक सरकारी या निजी कंपनियां करेंगी। सरकार का कहना कि ARHC योजना जो है वो न केवल शहरी प्रवासियों और गरीबों के लिए लाभदायक होगी, बल्कि इससे उद्यमशीलता को भी बढ़ावा मिलेगा और निर्माण क्षेत्र में निवेश होगा। बढ़ते आगे बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की।
हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत में 10 लाख से अधिक कोविड मरीजों के स्वस्थ होने को एक बड़ी उपलब्धि कहा है। नई दिल्ली में कल कोविड पर एक हाई लेवल की मंत्री समूह की 19वीं बैठक में डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि भारत में स्वस्थ होने की जो रेट है वो 64.54% हो गई है। इन्फेक्टेड लोगों की संख्या सिर्फ 33.27% है। उन्होंने कहा कि भारत में इन्फेक्शन से डेथ रेट जो है वो 2.18% रही है और भारत दुनिया में सबसे कम डेथ रेट वाले देशों में शामिल है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कुल इन्फेक्टेड लोगों में से केवल 0.28% रोगी जो है वो वेंटिलेटर पे हैं। इसके अलावा 1.61% रोगियों को आईसीयू और 2.32% को ऑक्सीजन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश भर में 1331 प्रयोगशालाओं में कोविड-19 की टेस्टिंग की जा रही है और पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 6,42,000 से ज्यादा टेस्टिंग की गई। मंत्री समूह को बताया गया कि दिल्ली में सबसे अधिक स्वस्थ होने की दर 89.08% है। इसके बाद हरियाणा में ये रेट जो है वो 79.82% है। सबसे कम स्वस्थ होने वाले जो राज्य है उसमें कर्नाटक है, जिसमें ये रेट जो है 39.36% है। देश में कोरोना इन्फेक्शन से पिछले 24 घंटों में 37,223 रोगी स्वस्थ हुए, जो कि एक दिन में स्वस्थ होने वालों की सबसे अधिक संख्या है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कोविड से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 10,57,805 हो गई है। देश में कल एक दिन में 55,078 लोगों को इन्फेक्शन हुआ, जो कि एक दिन में इन्फेक्शन का सबसे बड़ा एक डाटा है। इसके साथ ही कोविड रोगियों की कुल संख्या 16,38,770 हो गई है। इनमें से 5,45,318 रोगियों का उपचार चल रहा है और एक दिन में 779 लोगों की डेथ के साथ कोविड से मरने वालों की संख्या 35,747 हो गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि चालू खरीफ मौसम के दौरान 882 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 774 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई की गई थी। तो यानी टोटल शोन एरिया जो है वो हमारे यहाँ बढ़ा है अभी। मंत्रालय ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान खेत के स्तर पर किसानों और कृषि गतिविधियों में सहायता पहुंचाने के लिए सरकार अनेक उपाय कर रही है। मंत्रालय के अनुसार 266 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की बुआई की गई है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 224 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई की गई थी। मंत्रालय ने बताया कि दलहन के अंतर्गत 111 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अभी तक बुआई हुई है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 94 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई की गई थी। तो हमारे यहाँ पे धान का भी और बाकी फसलों का जो टोटल शोन एरिया है वो बढ़ा है आपकी बार। मोटे अनाज के क्षेत्र में 148 लाख हेक्टेयर क्षेत्र और गन्ने के अंतर्गत 51 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई की गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष में कृषि कंपनियों को बढ़ावा देने के अंतर्गत 112 स्टार्टअप की वित्तीय सहायता के लिए करीब 12 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है ये एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग, खाद्य प्रौद्योगिकी और मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में विभिन्न ज्ञान आधारित भागीदारों और कृषि व्यापार से जुड़ी नई कंपनियों को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि धन की यह व्यवस्था नवाचार और कृषि उद्यमिता विकास कार्यक्रम यानी कि एग्री एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत की जाएगी। इन स्टार्टअप कंपनियों को देश भर में फैले 29 कृषि व्यापार इंक्यूबेशन केंद्रों पर 2 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप कंपनियों को प्रोत्साहित करने के पीछे सरकार का उद्देश्य किसानों की आय में बढ़ोतरी करना और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। बढ़ते अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। अपने संदेश में श्री कोविंद ने कहा कि यह त्यौहार बलिदान और सौहार्द का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ईद उल अजहा जो है वो ईश्वर के प्रति पूर्ण आस्था और अपनी रचना के प्रति अपार प्यार और अनुकंपा का प्रतीक है। बढ़ते आज की लास्ट खबर की ओर। वंदे भारत मिशन का जो 5th फेज है वो आज से शुरू होगा। इस फेज में 23 देशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए कुल 792 उड़ानें जो है वो ऑपरेट की जाएंगी। इनमें 692 जो है वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स होंगी और 100 डोमेस्टिक फ्लाइट्स होंगी। बात करते हैं आज स्टैटिक फैक्ट्स की। आज 1 अगस्त है। 1 अगस्त 1774 को इंग्लिश केमिस्ट जोसेफ प्रिस्टले ने गैसियस कंडीशन में ऑक्सीजन को आइसोलेट करके इसकी खोज की थी। 1 अगस्त 1785 को जर्मनी की कैरोलिन हर्सेल जो है वो किसी धूमकेतु यानी कोमेट को खोजने वाली पहली महिला बनी। 1 अगस्त 1793 को मैट्रिक सिस्टम अपनाने वाला फ्रांस पहला देश बना। 1 अगस्त 1834 को स्लेवरी अबोलिशन एक्ट 1833 के तहत ब्रिटिश साम्राज्य से स्लेवरी खत्म की गई, यानी दास प्रथा को खत्म किया गया। 1 अगस्त 1893 को अमेरिका के हेनरी पर्के और विलियम फोर्ड को खाने के लिए सीरियल्स तैयार करने वाली मशीन का पेटेंट मिला। सीरियल्स आजकल कॉमन फूड है जो बच्चे खाते हैं और हम बड़े लोग भी खाते हैं।
1 अगस्त 1936 को 11वें समर ओलंपिक्स का उद्घाटन बर्लिन में एडोल्फ हिटलर द्वारा किया गया। इस ओलंपिक खेलों में शुरू में हिटलर ने यहूदियों और अफ्रीकी मूल के लोगों को भाग लेने से प्रतिबंधित किया था, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर के चलते हुए प्रतिबंध हटा लिया गया। इन खेलों में अमेरिका के जेम्स ओविन्स और मैथ्यू रॉबिन्सन जो है उस जैसे ब्लैक प्लेयर्स ने बहुत सारे मेडल जीत के हिटलर के जो आर्यन नस्ल का जो सुपीरियरिटी की बात वो करता था उसको इसके भ्रम को तोड़ा था। 1 अगस्त 1941 को अमेरिकी ऑटोमोबाइल कंपनी विल्स ओवरलैंड मोटर्स द्वारा पहली जीप का उत्पादन किया गया। 1 अगस्त 1960 को इस्लामाबाद को पाकिस्तान की फेडरल कैपिटल घोषित किया गया। 1 अगस्त 1980 को विग्डिस फिनबोगाडोटिर जो हैं वो आइसलैंड की चौथी राष्ट्रपति बनी। वो डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी गई वर्ल्ड की पहली महिला राष्ट्रपति थी। वो 16 वर्ष तक राष्ट्रपति रही और इस प्रकार सबसे ज्यादा टाइम तक किसी देश की शासनाध्यक्ष रहने वाली महिला बन गई। इससे पहले हमने 21 जुलाई वाली न्यूज में कवर किया था कि जो श्रीमाओ भंडारनायके हैं वो श्रीलंका की 1960 में श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी और किसी देश की शासनाध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। तो ये जो विग्डिस फिनबोगाडोटिर जो हैं ये पहली महिला राष्ट्रपति रही हैं। 1 अगस्त 1981 को अमेरिकी केबल चैनल म्यूजिक टेलीविजन यानी कि MTV शुरू हुआ। 1 अगस्त 1714 को ब्रिटेन की महारानी एनी का जन्म हुआ। 1 अगस्त 1920 को प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक की डेथ हुई। महात्मा गांधी ने इसी तारीख से अपना पहला देशव्यापी आंदोलन असहयोग आंदोलन शुरू करने की घोषणा कर रखी थी। तो दोस्तों इतिहास की खबरें और स्टैटिक फैक्ट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर द वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों, बाय।